प्रिय विद्यार्थी, पिछली कक्षा में हम लोगों ने आवेशित खोखले गोले के कारण निकट बिंदु पर विद्युत विभव का मान प्राप्त किया था। आज की कक्षा में हम लोग ठोस गोले के आवेशित ठोस गोले सॉलिड चार्ज स्फीयर के कारण निकट बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी, इस कड़ी में हम लोगों ने एक आवेशित ठोस गोला लिया है। चूंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने खोखले गोले के लिए विद्युत विभव कैलकुलेट किया था, तो खोखले गोले पर जो आवेश होता था वो समस्त उसका आवेश गोले के सतह पर एक समान तौर पर वितरित होता था, एक समान रूप में वितरित होता था। लेकिन यदि आपके पास ठोस गोला है, तो यदि आप इस ठोस गोले पर कोई आवेश देते हैं तो यह आवेश इसकी स्थिति इसके केंद्र r बराबर 0 से r बराबर कैपिटल R तक एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेशों का जो वितरण होता है वो केवल सतह पर नहीं है, बल्कि आवेशों का वितरण जो है वो उसी प्रकार होता है जैसे तरबूज के अंदर बीज होती है। विद्यार्थी, पिछली कक्षा में हम लोगों ने जब हेलो स्फीयर को देखा था, तो हेलो स्फीयर के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य था और उसके बाहर विद्युत क्षेत्र वैसा ही व्यवहार करता था जैसे हेलो स्फीयर का समस्त चार्ज उसके सेंटर पर पॉइंट चार्ज के रूप में स्थित है। विद्यार्थी, ऐसा ही व्यवहार ठोस गोला करता है जब हम गोले के बाहर होते हैं। गोले के बाहर ठोस गोले के बाहर यह ऐसा ही व्यवहार करता है जैसे यह पॉइंट चार्ज हो, लेकिन गोले के अंदर इसका जो व्यवहार होता है वो खोखले गोले की अपेक्षा अलग होता है। विद्यार्थी, हमने इससे पहले आपको पढ़ा दिया है ठोस गोले के बाहर और भीतर विद्युत क्षेत्र का मान। तो ठोस गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान होगा Q/4πε0 × r², जहां r इस बिंदु P की दूरी है। तो ये तो पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार कर रहा है। लेकिन यदि आप गोले के अंदर जा रहे हैं तो आपका विद्युत क्षेत्र होता है Q/4πε0 × r3, जहां कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर है r3, इंटू स्मॉल r, जहां स्मॉल r जो है वह डिस्टेंस है सेंटर से उस बिंदु का जहां हमें गोले के अंदर उस बिंदु का जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो विद्यार्थी, हमारी जो स्ट्रेटजी है ये वही रहेगी जो हमारी पिछली कक्षा की स्ट्रेटजी थी, अर्थात हम गोले के बाहर और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का लाइन इंटीग्रेशन जब करते हैं तो इस लाइन इंटीग्रेशन के फलस्वरूप हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान प्राप्त होता है। तो आइए हम अपना फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। सॉलिड स्फीयर के बाहर मतलब स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? बाहर में ये पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार कर रहा है, तो ये होगा Q/4πε0 × r²। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड Q/4πε0 r² है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है माइनस इनफाइनाइट से उस बिंदु तक हमको लिमिट लेना है जहां हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr। चूंकि बाहर में हम हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा Q/4πε0 और ये dr/r² इनफाइनाइट से r। विद्यार्थी, पिछली कक्षा में हमने इस इंटीग्रेशन को देखा था और dr/r² का इंटीग्रेशन होता है -1/r। यहाँ पर पहले से माइनस है, इसका इंटीग्रेशन -1/r होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 1/r इनफाइनाइट से r के बीच में। अपर लिमिट रखते हैं 1/r और लोअर लिमिट रखते हैं 1/∞। क्योंकि 1/∞ 0 होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा उसका मान आपका हो जाएगा v इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड फ्रॉम इस सॉलिड स्फीयर इक्वल टू Q/4πε0 × r, जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। विद्यार्थी, यदि हम सरफेस पर आते हैं तो सरफेस पर जब हम आते हैं तो चूंकि सरफेस पर आने के लिए हमको इनफाइनाइट से, अगर ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को हमको सरफेस तक लाना है, तब हम पोटेंशियल प्राप्त कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट से r के बीच में ये जो क्षेत्र है यह इस सॉलिड स्फीयर के बाहर है, इसलिए हमको विद्युत क्षेत्र जो हम यूज करेंगे वो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करेंगे। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से सरफेस तक आइए, r तक, कैपिटल R तक आइए। क्योंकि आप इनफाइनाइट से r तक आ रहे हैं, जिस फील्ड के विरुद्ध आप आ रहे हैं वो बाहरी फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है, गोले के बाहर का फील्ड है, इसलिए E आउट dr हो जाएगा। क्योंकि E आउट का मान यहाँ दिया हुआ है तो मैंने Q/4πε0 बाहर निकाल दिया, dr/r²। इसका इंटीग्रेशन जस्ट लाइक जैसे यहाँ था 1/r होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। लोअर लिमिट इनफाइनाइट, अपर लिमिट r, अपर लिमिट रखेंगे r और लोअर लिमिट 1/∞ 0 हो जाएगा और ये आपका मान हो जाएगा सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। विद्यार्थी ये दोनों जो हमने बातें पढ़ी सॉलिड स्फीयर के बाहर और सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर, ये ऐसा ही लग रहा है जैसे हम खोखले गोले के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस थ्योरी में कॉम्प्लेक्सिटी जो आती है वो तब आती है जब हम गोले के अंदर जाते हैं, क्योंकि गोले के अंदर सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। जो हमने पढ़ा है कि ई इनसाइड गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू स्मॉल आर होता है, जहाँ आर क्यू रेडियस है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वैरी कर रहा है। गोले के सेंटर पर r बराबर 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और जैसे हम गोले के सेंटर से सरफेस की ओर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो होता है वो लीनियरली बढ़ता चला जाता है, जिसको मैंने पहले ग्राफ में आपको दिखाया भी था, आपको याद आ रहा होगा। ये इस प्रकार से इस पर ग्राफ था इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस r के बीच में सॉलिड स्फीयर के लिए। तो यहाँ पर देखिए जब तक हम गोले के अंदर है ये लीनियरली इंक्रीज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्यार्थी अब कुछ करना नहीं है, हमको गोले के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो हमको वही सूत्र E माइनस ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन लेते हैं इनफाइनाइट से r तक। अब ये r जो बिंदु है ये गोले के अंदर होगा, कहाँ होगा? गोले के अंदर कहीं होगा। ये r जो डिस्टेंस है वो गोले के अंदर होगा। और अगर हम यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आते हैं तो सबसे पहले हमको सरफेस पर जाना होगा और सरफेस से हम अंदर जाएंगे, उसी प्रकार से जैसे हमने हेलो स्फीयर के लिए कैलकुलेट किया था। आपको याद होगा, आपने पिछला लेक्चर देखा होगा। तो विद्यार्थी यहाँ पर हम देखिए इसको दो भागों में हमने तोड़ दिया। एक तो इनफाइनाइट से सरफेस तक आइए, इंटीग्रेशन कीजिए, और दूसरा सरफेस से फिर सॉलिड स्फीयर के अंदर प्रवेश कीजिए r दूरी पर, जहां आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ दो टर्म हो गए। क्योंकि इससे पहले वाली कक्षा में जब आप हेलो स्फीयर के लिए पढ़ रहे थे तो हेलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, तो ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये आपको सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर आपको अंदर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान आप ये अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू स्मॉल आर है। तो यहाँ पर आप आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर का जो इंटीग्रेशन होगा वो आप देखिए मैंने यहाँ किया है, और यह सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है, जिसको मैंने Vs लिखा है। और आगे चलकर इस Vs को आप लिख सकते हैं क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फर्स्ट टर्म्स आपको क्लियर हो गया। जितना हमको दिमाग लगाना है या जितना ही हमको एफर्ट करना है वो सेकंड टर्म के लिए करना है। तो सेकंड टर्म में सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हम रखते हैं क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल आर क्यू कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर स्मॉल आर डी आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर के बीच में, क्योंकि इनफाइनाइट से आर वाला टर्म हमको सरफेस पर पोटेंशियल प्रदान कर दे रहा है। ये टर्म जस का तस जो कि सरफेस पर पोटेंशियल है फर्स्ट टर्म के लिए क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और आर डी आर का इंटीग्रेशन होता है आर स्क्वायर बटा 2। लोअर लिमिट है कैपिटल आर और अपर लिमिट है स्मॉल आर। कैपिटल आर सरफेस और स्मॉल आर सरफेस के अंदर हम लोग जब स्फीयर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तब का डिस्टेंस है। विद्यार्थी अपर लिमिट रखते हैं, स्मॉल आर की जगह पर स्मॉल आर रखेंगे स्मॉल आर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट कैपिटल आर बाई 2, और ये टर्म हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम कुछ करना नहीं है, बस इसको एडजस्ट कर देना है। विद्यार्थी यहाँ देखिए मैंने इसको एडजस्ट किया है। सबसे पहले आप इस कोष्ठ को तोड़िए, यहाँ जो कोष्ठ है तोड़िएगा, ये टर्म हो जाएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू स्मॉल आर स्क्वायर बटा 2 माइनस, और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर क्यू इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बटा 2। यहाँ पर देखिए मैंने इस फर्स्ट टर्म्स को यहाँ लिखा है और सेकंड टर्म्स को जो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ लिखा है। विद्यार्थी यहाँ देखिए आर क्यू है, यहाँ आर स्क्वायर है, ये एक दूसरे को कटाएंगे तो नीचे केवल आर बचेगा और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मैंने इस थर्ड टर्म को सेकंड टर्म के जगह पर लिख दिया है 1/2 क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये आपको पूरा एक क्वांटिटी पूरा भाग है और ये आधा भाग है, ये 1 और ये 1/2, तो कितना होगा 3/2। तो ये पूरा टर्म 3/2 हो गया, और q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर मैंने कॉमन कर दिया है। यहाँ देखिए q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आप कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, और 2 पहले से है और स्मॉल आर स्क्वायर यहाँ रह जाएगा। तो आपका यह जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान हो गया इस सॉलिड चार्ज स्फीयर के अंदर। तो अंदर में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर 3/2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बटा 2 कैपिटल आर स्क्वायर। ओके विद्यार्थी, तो ये जो आपका जो मान है
ये आपको कंप्लीट तौर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताता है। आप इसको चेक कर सकते हैं, यदि आप सरफेस पर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान आपको Q/4 पे एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R मिलना चाहिए। तो सरफेस पर स्मॉल r बराबर कितना होगा, कैपिटल R। तो भी सरफेस यदि आप निकालेंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R है 3/2 यहाँ पर, और माइनस स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R हो जाएगा, तो ये कैपिटल R स्क्वायर कैंसल आउट, और ये हो जाएगा 1/2। 3/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 1 होगा, और 1 मल्टीप्लाई Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R इक्वल टू सरफेस पर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R हो जाएगा, जो कि सही है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा फॉर्मूला है, अगर हम इसी फॉर्मूले को केवल प्राप्त कर ले तो हम सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। और यह मैंने इसको काउंटर चेक भी कर लिया। विद्यार्थी, तो ग्राफ इसका कैसा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का गोले के अंदर और बाहर का जो व्यवहार होता है उसको समझने के लिए हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो हम आगे इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। विद्यार्थी, तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच सॉलिड स्फीयर के लिए ग्राफ प्लॉट किया है, 4 सॉलिड स्फीयर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। विद्यार्थी, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ मान लिखे हैं। भी इन अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड सॉलिड स्फीयर का जो मान है वो है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R 3/2 माइनस स्मॉल r स्क्वायर बटा 2r स्क्वायर। विद्यार्थी, सेंटर पर अगर हम सेंटर पर आते हैं, हमारे पास ये सॉलिड स्फीयर है और इसके अंदर हम सेंटर पर आते हैं तो इसके लिए हम r बराबर 0 लिखते हैं। और यदि आप r बराबर 0 लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान इस स्फीयर के अंदर होगा। r बराबर यदि हम यहाँ 0 रखें तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3Q बटा 4 दूनी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो सेंटर पर इसका मान होगा 3Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। और ये जो मान होगा वो यहाँ पर मैंने इसको डिनोट किया है, जो कि सेंटर पर ये मान है 3Q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। विद्यार्थी, सरफेस पर जब हम आते हैं तो इसका मान होता है Q/4 पे एप्सिलॉन नॉट इनटू R। अब आप देखिए यहाँ 3/8 है, यहाँ 1/4 है, तो 1/4 की अपेक्षा 3/8 जो है वो बड़ी क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है कि जब आप सेंटर से सरफेस की ओर जाते हैं तो आपका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। शुरू में यह इसका स्लोप कम होता है और फिर इसका स्लोप तेजी से घटता चला जाता है। विद्यार्थी, सरफेस पर आने के बाद जब आप स्फीयर से बाहर जाते हैं, सरफेस पर आने के बाद आप स्फीयर से बाहर जाते हैं, तो स्फीयर से बाहर जाने पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करता है, और उसका मान होता है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r। अर्थात आउटसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r का, और इस कारण यह रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक आप डिक्रीज करने लगता है। तो यहाँ पर आप देखिए ग्राफ में आप देख रहे हैं कि जैसे आप पहले प्लॉट किए थे हेलो स्फीयर के लिए, तो हेलो स्फीयर में पोटेंशियल जो था वो स्फीयर के अंदर कांस्टेंट होता था, और सरफेस पर आने के बाद जब हम सरफेस से बाहर जाते थे तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक डिक्रीज करता था। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है कि सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कांस्टेंट नहीं है, बल्कि मैक्सिमम है सेंटर पर, और जैसे आप सेंटर से सरफेस की ओर जाते हैं तो ये डिक्रीज करता है, और उसके बाद बाहर निकलने पर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक डिक्रीज करने लगता है। तो विद्यार्थी, ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस ग्राफ को 1-2 बार देखिएगा, और यदि आपको ग्राफ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या दिक्कत है ग्राफ में।